अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। अपेक्स कमेटी में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी के बाद जो आज की डेवलपमेंट है वो ये है कि वफाकी काबीना की तरफ से भी इस ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई है और इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी को ये ख़दशा है कि ये बहुत लार्ज स्केल ऑपरेशन होगा तो ऐसा नहीं होने जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि ये इंटेलिजेंस बुनियादों के ऊपर किया जाएगा और एक ख़दशा जो इस नौइयत के ऑपरेशंस को लेकर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, राइट्स मूवमेंट्स का रहता है, वो IDPs बनने का या फिर नकल मकानी बड़े पैमाने के ऊपर लोगों की करने का एक बड़ा ख़दशा मौजूद होता है। इसको भी ख्वाजा आसिफ साहब ने रिफ्यूट किया। उन्होंने ये कहा कि इस नौइयत का ये ऑपरेशन नहीं है कि IDPs बनाए जाएँ या बनने पर मजबूर हो जाएँ, लेकिन साथ साथ अगर देखा जाए तो सियासी जमातों का जो रद्द अमल है वो हुकूमत के लिए कोई साजगार नहीं है, क्योंकि एक या दो पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ के बाकी तमाम पार्टीज़ इसकी मुखालिफत कर रही हैं, चाहे उनका ताल्लुक राइट विंग से हो, लेफ़्ट विंग से हो। लेकिन इस इशू के ऊपर जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा में या एक्सफाटा में, उन सब का ये कहना है कि इस पर एक तो कॉन्फिडेंस में लिया नहीं जा रहा हमें, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये ऑपरेशन किया जाएगा तो इसके बहुत से ब्लो बैक्स आएंगे। यही तरीक़ाकार तहरीक इंसाफ ने इख्तियार किया कि पहले हुकूमत ने भी ये कहा कि आप अपेक्स कमेटी में मौजूद थे, वहाँ पर मुखालिफत नहीं की, लेकिन मीडिया में आपने इसके ख़िलाफ़ बयान दिया। लेकिन अब देखना ये है कि अगर ये ऑपरेशन प्रोसीड करता है, जो कि हुकूमत कह रही है कि अब ये करेगा कैबिनेट के अप्रूवल के बाद, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं। और आया जो बात आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की कि हमें वोट बैंक बचाने की बात नहीं करनी, हमें असिस्ट करना है, सूबों को भी साथ मिलना है। उन्होंने ये भी कहा कि सूबे फाइनेंशियली ज़्यादा रिच हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो उनको भी हुकूमत की मदद करनी चाहिए इस ऑपरेशन की एग्जीक्यूशन में। देखना ये है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमत से मुत्तफिक नहीं होती, अपनी सपोर्ट नहीं शो करती, तो फिर इफेक्टिवनेस क्या होगी इस ऑपरेशन की। इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ एमल वली खान साहब मौजूद हैं, मरकज़ी सदर हैं ANP के। एमल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से एक डिस्कोर्स पैदा हो चुका है मुल्क के अंदर, और मेरे लिए हैरत की बात यह है कि लेफ़्ट विंग की जमातें हों, राइट विंग की हों, या फिर पार्लिमानी हो या PTM की तरह गैर पार्लिमानी मूवमेंट्स हों, सब की सब अपोज़ कर रही हैं इसको। तो ये मुख्तलिफ नज़रियात की जमातें एक पेज पे कैसे आ गई इस ऑपरेशन को लेके? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? जी थैंक यू भाई। असल में भाई अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक तारीख रखता है, और ये जो हमारे जो दहशतगर्दी का जो चैप्टर है, तो इट इज़ नॉट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और जो ऑपरेशन है ये भी कोई पहला ऑपरेशन नहीं कॉल हुआ। असल में जो तारीख में हमने देखा है तो उससे हमें कोई इत्मीनान नहीं मिला। अवामी नेशनल पार्टी, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अमन के माइंडसेट के साथ खड़े हैं, और दहशतगर्दों के इस रवैये या इस सोच में हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। हम ऑपरेशन की मुखालिफत भाई सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि हमें क्यों ना ये रियासत जो पिछले तमाम ऑपरेशन हुए हैं उनके नताइज बताएं। उनके नताइज बताएं कि किस ऑपरेशन में कितने दहशतगर्द मारे गए हैं। जरा हमें नताइज बताएं कि किस ऑपरेशन में कितने आम लोगों को मारा गया है। जरा हमें नताइज बताएं कि कितने ऑपरेशंस में कितने आम लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, मार्केटें बर्बाद हुए हैं, रोजगारें बर्बाद हुए हैं। असल में हमने ये देखा है यहाँ पे नीयतों का मसला है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी नीयत नहीं है कि हम ये खत्म करें, क्योंकि अगर नीयत होती खत्म करने की तो हम अभी तक खत्म कर चुके होते। लेकिन ये तो हमने ज़िया दौर से एक ड्रामा रचाया हुआ है, और ये ड्रामा अभी फिर हमने एक नई तर्ज में शुरू कर दिया, इसलिए हम मुखालिफत कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पड़ा है, नेशनल एक्शन प्लान के तहत ही एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है। उसी नेशनल एक्शन प्लान में सहूलतकारों के लिए सजा है। अभी जो हालात है, मैं पिछले 4-5 साल से चीख रहा हूं कि PTI एज एन एंटिटी, और फिर पिछला रिजीम अगर आप देखें, दे वर सपोर्टिव ऑफ दीज टेररिस्ट। उन्होंने तो देखें रीसेटलमेंट की बात कर रहे थे, अफगानिस्तान टेक ओवर हुआ। जी बिल्कुल, जब अफगानिस्तान टेक ओवर हुआ तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ नजरियों वालों ने कहा कि भाई गुलामी की जंजीरें टूट गई। तो क्या अगर इधर भी तालिबान हुकूमत आएगा तो फिर लोग कहेंगे कि गुलामी की जंजीरें टूट गई? इधर देखें, हमने दिमागों में ये नजरिया डाल चुके हैं, जिहादी एलिमेंट, ये जो हम ये चीज पिछले 50 साल से हम लोगों के दिमाग में डाल चुके हैं। और आज भी हम देखें, बदकिस्मती से आज जो पुख्तनख्वा में हालात हैं, तो ये तो पिछले दौरान हुकूमत और पिछले जो मिलिट्री हेड्स थे उन्होंने रिकंसिलिएशन करके 40,000 लोगों को लाके यहां रीसेटल किया है। क्या उनको कोई सजा मिलेगी? मेरे ख्याल में वो सहूलतकार है।
अगर दहशतगर्द को आप लाके यहाँ पे सेटल कर रहे हैं तो आप सहूलतकार ही कर रहे हैं। क्या उस सहूलतकार को सजा मिलेगी? क्या जनरल फैज, जनरल बाजवा, इमरान, महमूद खान और हमारा जो उधर सूबाई वजीर इतलात था और अभी भी बैठा हुआ है जिसने ये सब कुछ किया, मतलब बदकिस्मती से वही बंदा था जिसने सारे मुज़ाकरात भी किए हैं और वही बंदा आज वजीर है जब ऑपरेशन भी हो रहा है। तो इन हालात में हम क्या इत्मीनान या इस पे। लेकिन अहमद साहब, फिलहाल पीटीआई का ऑपरेशन की मुखालिफत करना, अगर आप ये समझते हैं कि वो प्रो तालिबान पार्टी थी, इस बार फिर वो ऑपरेशन को अपोज क्यों कर रहे हैं, जो कि आपका मौकिफ भी है? उनकी रीजन कुछ और है? देखें जी, वो तो ड्रामेबाज है ना जी। बुनियादी तौर पे उनका जो वजीर आला बैठ के सब कुछ मान गया उधर अंदर और बाहर आके कह रहे कि जी उधर इस्तेकाम का नाम लिया, ऑपरेशन का नाम, मतलब ये तो ड्रामेबाजी है ना जी। अच्छा। वो ड्रामेबाज है, उन्होंने सारी जिंदगी अपनी सियासत के लिए ड्रामेबाजी की है। उनका नजरिया देखे, तालिबान और पीटीआई दे आर लाइक एयर्स ऑफ द सेम डोंकी। मैं ये समझता, हमारे पश्तो का एक मुहावरा है, तो वो एक ही गधे के दो कान है। उन्होंने एक दूसरे को पूरा सपोर्ट दिया है। ऑन द फैक्ट 2013 में अगर पीटीआई की हुकूमत पुख्तनख्वा में आई तो तालिबान के सपोर्ट पे आई है। ऑन द फैक्ट कि इस दफा भी अगर पीटीआई की हुकूमत पुख्तनख्वा में आई है तो तालिबान के सपोर्ट पे, और मैं चीख रहा था कि जो 40,000 रिसेटल किया है उसको इसीलिए रिसेटल किया है कि आने वाले इंतखाबात में इनको सपोर्ट देंगे। फिर जी तीसरी बात, 102 हाई लेवल दहशतगर्दों को रिहा किया गया जेल से। आरिफ अलवी के दस्तखत है उनमें जी बुचर ऑफ स्वात वो उनमें था, एपीएस का जो मास्टरमाइंड था वो उनमें था। तो हमने तो पिछले रेजीम में इन दहशतगर्दों को रिहा किया है, 102 हाई टारगेट वालों को हमने जेलों से रिहा करके बाहर छोड़ा है। हम तो इस मुल्क की हमें समझ नहीं आती। देखिए भाई, हम चाहते हैं संजीदगी। हम वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी है और हम समझ रहे हैं कि अब भी कुर्बानी देने वाले हम ही हैं। लेकिन संजीदगी से एक काम चले, दहशतगर्दों को खत्म करें, गुड और बैड का जो मजाक है वो खत्म करें, ये सोच को खत्म करें। कता कलामी की माजूद, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ये कहा कि इतने लार्ज स्केल पे ये नहीं होगा कि आईडीपीस पैदा हो जाए, इंटेलिजेंस बेस्ड होगा और इसका कोलैटरल डैमेज नहीं होगा, उन पर भी ट्रस्ट नहीं है आपको? देखें जी, ख्वाजा आसिफ साहब मेरे अंकल हैं, वाले वालिद साहब के बड़े करीबी कलीग रह चुके हैं, उनकी मेरी बड़ी इज्जत है। लेकिन हमें पता है और आपको पता है कि पाकिस्तान के इस निज़ाम में सियासतदानों का, या जो अपने आप को हुक्मरान कहते हैं, और मैं नहीं समझता कि ये हुक्मरान है, हुक्मरान हाकिम होते हैं। ये तो ऑब्वियसली किसी के चुने हुए आके हुकूमत करते हैं और उनकी एक सॉर्ट ऑफ गुलामी है। हमें पता है कि इनकी क्या है और क्या नहीं है। और दूसरा ये कि भाई हमारे फैसला है, पुख्तनख्वा का फैसला है, तो ये पुख्तनख्वा के लोगों को करने देना। मैं भाई स्टेट विद इन स्टेट बना हुआ है पाकिस्तान। लेकिन पख्तूनख्वा की नुमाइंदा जमात तो आप कह रहे हैं ड्रामा कर रही है कच्चे के, तो वो भी तो इनकी बैठाई हुई है ना। देखें तो फिर बात किसकी सुने, पख्तूनख्वा में किसकी बात सुने? मेरे ख्याल में जो अवामी जो रद्द अमल आ रहा है ये सामने वाज़ेह है और अवाम इससे तंग है, वो कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप अवाम के संग एक काम करें। हमने ऑपरेशन स्वात किया है जी, हमने उससे पहले मुज़ाकरात किए हैं, हमने अवाम को अपने साथ एतमाद में लेकर ऑपरेशन किया और 3 महीनों में स्वात हमने क्लियर किया है। सब कुछ होते हैं लेकिन आपको सबको एतमाद, हमें तो अभी पता भी नहीं कि असल में इस्तेकाम पाकिस्तान क्या है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि ये जी टारगेट ऑपरेशन है। तो टारगेट ऑपरेशन तो वैसे ही पाकिस्तान में क्या कल ऐलान करने से पहले नहीं चल रहा था? चल रहा था जी, वो तो गुलाम। लेकिन मेरे जो सवाल है मुजम्मिल भाई, सिंध में देखे स्टेट विद इन स्टेट बना हुआ है, कच्चे के डाकू, एक बम गिरा वहां पे, एक हमला हुआ वहां पे नहीं। वैसे 90s में ऑपरेशन हुआ था कराची में, बना हुआ है वो कराची में हुआ ना जी। मैं कच्चे के डाकुओं की बात कर रहा हूं, जहां पे 4 अजला आपका बिल्कुल एक अलग स्टेट है और वहां पे हमारा स्टेट का पहुंच नहीं है। तो मियां इफ्तिखार हुसैन साहब जो आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो कह रहे हैं कि पंज में 70 कलदम तंजीमें ऑपरेशन वहां से शुरू किया जाए, तो फिर वहां पे ऑपरेशन की सपोर्ट क्यों है आपकी पार्टी की तरफ से? देखें, ये एक लाइन है बाबा, सिर्फ उधर की नहीं है। हमारा मतलब ये है कि नजरिया साफ रखो, जहां भी दहशतगर्दी इंतहा पसंदी है वहां पे पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन करो। क्या मुजम्मिल भाई पंजाब में ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है? क्या पंजाबी तालिब नहीं है? क्या पंजाब में दहशतगर्द नहीं है? क्या सिंध में नहीं है? क्या सिंध में कच्चे के डाकू नहीं है? सही। ये बदकिस्मती से ये बम्बार्टमेंट और ये शेलिंग और ये ऑपरेशन पुख्तूनों और बलोचों की किस्मत में ही होगा सारी जिंदगी।
हम वो भी तासुब नहीं पैदा करना चाह रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये तासुब मुल्क भी ना पैदा करें। हम सब एक पाकिस्तान है, और मैंने तो कल सेनेट के फ्लोर पे कहा कि आए, दहशतगर्दी को खत्म करें, मिल बैठ के खत्म करें, और इस पे कोई अमलन ठोस इकदाम उठाए ना। मैं बिल्कुल इनके साथ हूंगा। जिस तरह मैंने आपको कहा कि सहूलतकारों को पहले पकड़ ले, उस कल के फैसले से पहले एक फैसला नेशनल एक्शन प्लान का पड़ा हुआ है जो फौजी इदारे के होते हुए बना था, मुस्लिम लीग की हुकूमत में बना था, एक बहुत बड़े सानिये के बाद एपीएस में, कि हमने अपने बच्चों के नजराने कुर्बानियां इस तरह मरे कि मेरे ख्याल में कोई जानवर भी इस तरह नहीं मारेगा। उसके बाद सब इकट्ठे होके पीटीआई, पीएमएल, पीपल्स पार्टी, इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, पाक फौज, सब इकट्ठे होके नेशनल एक्शन प्लान देते हैं। उस पर क्यों नहीं अमल हो रहा? मुझे ये अहमद साहब, इसके अलावा भी अब तहरीक इंसाफ कह रही है सबसे ज्यादा क्राइम कराची में है। मियां इफ्तिखार साहब ने भी बात की, पंजाब में 70 तंजीमें हैं। बाकी सरफराज बुगटी साहब कह रहे हैं सबसे ज्यादा जरूरी ऑपरेशन करना बलोचिस्तान में है। फिर क्या करें, सारे मुल्क में शुरू कर दें? हम चीखते थे कि ये जो बारूद का ढेर आप बना रहे हैं पाकिस्तान को, ये एक्सप्लोड करेगा। मुजामिल भाई, उस वक्त हमें कोई नहीं सुन रहा था। आज बदकिस्मती से हम जब बात कर रहे हैं तो 50 साल बाद की बात कर रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी आज भी वही है। आज भी हम एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, आज भी हम जहादिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, आज भी हम रियासती तौर पर देखें, स्वात में उस दिन क्या हुआ जी, जो कुरान मजीद की बेहुरमती का वाकया हुआ और पूरा थाना जल गया। और बिल्कुल आज भी हमने तो इस माशरे को रियासती तौर पे, जियाद रिजीम के बाद हमने तो माशरे को रियासती तौर पे इस्लाम एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेकर गए हैं। लिहाजा हमने जो बोया है अब उसको काटना पड़ेगा। और अभी भी संजीदगी है, संजीदगी ले लें, अभी भी वक्त है, इसको संजीदगी से लें और इसका फैसला कर लें। वरना मैं जो सुन रहा हूं ये ऑपरेशन, मुजामिल भाई, मैं जो सुन रहा हूं ये ऑपरेशन फिर से अमेरिका की मर्जी से शुरू किया गया। अच्छा, नंबर 2, हमारा रियासत फिर से दो तरफ खेल रहा है। अमेरिका के कहने पे ऑपरेशन शुरू है, इधर चाइना को कह रहे हैं कि चूंकि आपने जो हमें किया है तो लिहाजा हम आपके कहने पे अब ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। लेकिन आपने सीरियसनेस की बात की ना, अब इशू लेजिटिमेसी का भी आ गया है ना। जिस तरह से आपने खुद कहा कि इस हुकूमत के पास ताकत नहीं है। जावेद लतीफ़ साहब नून लीग के रहनुमा है, वो कह रहे हैं कि इंतखाबात दोबारा से करवा दो। आपकी पार्टी हो, JUI हो, PTI हो, कोई इलेक्शन को तस्लीम नहीं करता। तो फिर सीरियस हुकूमत कैसे हो अगर उसके मैंडेट को ही तस्लीम नहीं कर रहे आप? देखिए, ये मसला हुकूमत का नहीं है और हुकूमत बेबस है, ये मसला रियासत का है। और रियासत के लिए फिर ये जो बाकी इन्होंने खेल खेला है तो हम सब समझते हैं, ठीक है, लेकिन रियासत के पास वो इकदाम है कि वो पूरे पब्लिक और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको एट लार्ज एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक फैसला कर ले। मेरे ख्याल में सब चीजों के रास्ते हैं अगर संजीदगी हो। लेकिन वो बैठते नहीं है ना। जिस तरह से आपने खुद कहा कि अपेक्स कमेटी में गंडापुर साहब मान गए, मीडिया पे आके अपोज कर दिया, उनकी सियासत खत्म हो जाएगी अगर वो पब्लिकली गवर्नमेंट के साथ कंसेंसस कर लें किसी बात के ऊपर। तो देखिए, अब हमें अपनी सियासतों से आगे बढ़ के कोई फैसला करना होगा ना जी। ये तो अब हम अगर बात कर रहे हैं मुल्क की कर रहे हैं, हम अगर बात कर रहे हैं पाकिस्तानी आवाम की कर रहे हैं, हम अगर बात कर रहे हैं तो अपनी सरजमीन की उस नीयत की कर रहे हैं कि या तो तबाह होगी या बचेगी। लिहाजा हम अपनी सियासतों से उभर के इसके लिए अब सोचना पड़ेगा। और इसके अलावा जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनी है PTI की तरफ से 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करने के लिए, ANP हिस्सा बनेगी इसका? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी। क्या वजह इसकी? देखें, वो तो बेतमाद लोग हैं ना, उनमें तो किस तरह एतमाद करें? उनके साथ दो कदम इंसान नहीं चल सकता। वो तो देखें, अभी आपने कहा कि सियासत से ऊपर उठ के कंसेंसस करना पड़ेगा, अब आप कह रहे हैं कि उन पे एतमाद नहीं है। तो वो तो देखें, आपने जो बात की तो मैंने वो बात की इन द कॉन्टेक्स्ट कि हम अपने मुल्क के लिए सोचें। बाकी अगर सियासी वो है तो मेरे पास ये नहीं है कि आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर आई हैव टू गो विद पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड इट्स अलाइज और आई हैव टू गो विद PTI एंड इट्स अलाइज। आई एम अ थर्ड ऑप्शन और हम एक इत्तेहाद बना भी चुके हैं और इंशाल्लाह इसको आगे भी लेकर जाएंगे। JUI हमारे साथ आ रही है और इसमें हमारे पास और कौम परस्त जमातें आ रही है और इसको हम पूरे मुल्क की सतह पे इंशाल्लाह उभर के लाएंगे। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर हुकूमत है वो भी किसी के रहमो करम पे है और अगर अपोजिशन है तो वो भी किसी के रहमो करम पे है। लिहाजा हमें एक थर्ड फोर्स
जो बिल्कुल एक आज़ाद फोर्स हो, जो किसी के रहमो करम पे ना हो, और वो बिल्कुल अवामी मसलों को निशाना बना के बोला, इससे बाला कि हमने किसी को जेल में डालना है, हमने किसी को निकालना है, किसी ने निकाह ठीक किए, किसी ने निकाह ठीक नहीं किया, किसी ने बेटे से तनख्वाह लिए, किसी ने बेटे से ये हमारे प्रॉब्लम्स नहीं है। हमारे प्रॉब्लम्स ये है कि अवाम के मसले कैसे हल होंगे। इंशाल्लाह उसके लिए हम पाकिस्तान की सतह पे एक लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और इंशाल्लाह एज अ थर्ड फोर्स उभर के निकलेंगे। और बिलावल साहब ने आज जो तकरीर की है, उन्होंने कहा कि नैब का इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये बात तो उन्होंने कर दी, लेकिन हमने देखा है रिसेंटली जिस्मानी रिमांड का जो टाइम पीरियड था उसमें इजाफा हो गया था। तो इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है कि अब नैब को ख़त्म करने की बात तमाम पार्टीज़ कर रही हैं, लेकिन उनका मैंडेट बढ़ता जा रहा है पहले से? बिल्कुल जी मुजम्मिल भाई, सिर्फ नैब नहीं, पाकिस्तान में नैब समेत वो सब इदारे जो अपना काम मुकम्मल या सही करने में फेल हो चुके हैं, वो इदारे हु आर अ बिग फेलियर फॉर द स्टेट, नैब हो गया। नैब के साथ मैं रूहत हिलाल कमेटी की बात जरूर करूंगा। रूहत हिलाल कमेटी भी फालतू हमारा पैसा जा रहा है, मेरे ख्याल में रूहत हिलाल कमेटी हो गया, नैब हो गया, इसके साथ साथ एक स्टेप आगे बढ़ के और बाकी ऐसे इदारे जो अपना काम करने में नाकाम रहे हैं और पराए काम करते रहे हैं, इन सब इदारों को हमें खत्म करना होगा और हमें अब पाकिस्तान को एक मुस्तहकम पाकिस्तान बना के आगे चलना होगा। बहुत से आपके नाक़दीन जो आप पे तनकीद करते हैं, उनको मैंने सुना है, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन से पहले एमल वली साहब को उम्मीद थी कि शायद उनसे कोई बातचीत हो जाए, जब नहीं हुई तो नज़रिया तब्दील कर लिया उन्होंने। इसका जवाब क्या देंगे उन लोगों को आप? मुजम्मिल भाई, मेरा नज़रिया आज का नहीं है, 100 साल नज़रिया है, और मेरे इलेक्शन के पहले की तकारीर भी लोग उठा के देख ले, सुन सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मेरे छोड़ दे मेरे बाप दादा परदादा अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल तारीख रखते हैं, और 100 साल तारीख में हम एक कदम अपने नज़रिए से हटे नहीं है। हाँ, कहीं एक स्टांस सॉफ्ट होगा, कहीं एक स्टांस हार्ड होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने नज़रिए से हम 1 इंच नहीं हटे। और अगर ये ऑपरेशन प्रोसीड करता है, आपको एतमाद में नहीं लिया जाता, तो फिर लाहे अमल क्या होगा आपका? देखिए, कौम हमारे हाथ में, इंशाल्लाह फिर हम निकल गए, अपने हक के लिए निकलेंगे, फिर सड़कों पे आएंगे, फिर और क्या रास्ता है हमारे पास। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एमल वली खान साहब मौजूद थे। उनका कहना है कि इस ऑपरेशन के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर कर लिया जाए और पहले कंसेंसस बनाया जाए। तो उन्होंने मिसाल भी दी कि सवात ऑपरेशन से पहले आवाम को एतमाद में लिया, बात की पॉलिटिकल पार्टीज से, इसीलिए वो कामयाब हुआ। तो इस बार भी उन्होंने ये कहा कि अगर इस नौइयत का कंसेंसस किया जाए जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हों, तो इसकी इफेक्टिवनेस में इजाफा हो सकता है। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पिछले 20 से 25 सालों में तकरीबन 10 से 12 इस नौइयत के मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान की हुकूमत और स्टेट कर चुकी है। सवाल ये है कि इस मरतबा डिफरेंस क्या होगा, और दूसरी चीज़ ये है कि IDPs बनने का जो खदशा है उसको कर्टेल करने के लिए और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को प्रेशराइज़ करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एहसान टीपू महसूद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और आमिर राना साहब मौजूद हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। एहसान, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि देयर इज़ अ नीड ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ एन ऑपरेशन जो कि एक लार्ज स्केल के ऊपर हो। अब गवर्नमेंट तो कह रही है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड होगा, लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के ऐलानात तो हुआ नहीं करते। आपको क्या लॉजिक समझ आ रही है कि ये किस स्केल पर ऑपरेट करने जा रहे हैं? ये कन्फ्यूजन अभी तक भी है। कल रात भी PM ऑफिस की तरफ से एक इलामिया यानी जारी किया गया जिसमें बताया गया कि ये ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब राय निजात या राय राज जो माजी में हुए हैं तो उस तर्ज का ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि जो ऑलरेडी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं खासकर खैबर पख्तूनख्वा में, उनको थोड़े और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से और मजीद सपोर्ट देके वो चीज़ें जारी रखी जाएंगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये चीज़ें महदूद रहेंगी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तक, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे एक बिल्डअप है मिलिटेंट्स का, खासकर जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है, फिर कबायली इलाका, फिर बलूचिस्तान के भी जो कुछ इलाके हैं या ज़िले हैं जो अफगानिस्तान के साथ जिनकी बाउंड्री स्ट्रेच हो रही है, तो ये एक बिल्डअप है अपनी जगह। तो मेरे ख्याल में ये जब जाएंगे किसी ऐसे ऑपरेशन की जानेब, तो ये चीज़ें एस्केलेट भी हो सकती हैं, और वो जो लोगों के खदशात हैं ग्राउंड पे या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो हो सकता है कि ये मामला अभी तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बात हो रही है, तो ये न हो कि ये फुल फ्लेज ऑपरेशन की तरफ चीज़ें एस्केलेट कर जाएं। और अगर कर जाएं तो
तो फिर पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, क्योंकि ANP ने, JUIF ने, PTI ने तो अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। हाँ, वो प्रेशर बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये इलाके इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे ऑलरेडी जो खैबर पख्तूनख्वा है और खासकर जो कबायली इलाका है, तो वहाँ पे ऑपरेशन के हवाले से यानी जिस तरीके से हफ्ते के रोज इस ऑपरेशन का ऐलान किया गया, तो मेरे ख्याल में जो ग्राउंड पे एक सेंस है या वहाँ पे जो एक सेंटिमेंट्स है उसको यानी उनकी केयर नहीं की गई, तो वहाँ पे लोग काफी ज्यादा इस हवाले से सेंसिटिव है, क्योंकि पिछले 20 साल में खासकर जो कबायली इलाके हैं वहाँ पे उन्होंने सिर्फ ऑपरेशन देखे हैं, लाखों की तादाद में लोग वहाँ से बेघर हो चुके हैं। तो उस हवाले से अगर चीजें एस्केलेट कर जाती हैं, कोई फुल फ्लेज ऑपरेशन की तरफ चीजें चली जाती हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ ये नहीं होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पे प्रेशर आएगा, फिर मुझे लग रहा है कि अवाम की तरफ से भी, जिस तरह माजी में हमने तंजीमें देखी बल्कि अभी भी हैं कि PTM, NDM जैसी तंजीमें वो भी प्रोटेस्ट लॉन्च कर सकती है, और जिसकी वजह से फिर ग्राउंड पे अवामी सतह पे मामला हुकूमत के लिए खराब हो सकते हैं। बिल्कुल। आमिर, मुझे याद है आपने डॉन में आर्टिकल भी लिखा था, नो टॉक्स विद TTP। यही सोल्यूशन है फिर कि अगर टॉक्स नहीं करनी तो फिर ऑपरेशन किया जाए? देखिए, ये टॉक्स जो है पिछले आप 2 दहाइयों से करते आ रहे हैं, और जितने भी टॉक्स हुई उनके बाद नतीजा क्या निकला और आखिर में आप इस नतीजे पर पहुंचे। आपका ये सवाल कि अभी ये क्यों ऐलान किया गया, मेरा ख्याल है इसको पहले थोड़ा सा पस मंज़र में देखना चाहिए कि जब ये इस ऑपरेशन का ऐलान हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ चाइना के दौरे पे थे, उसके बाद उनके इंटरनेशनल अफेयर के एक मिनिस्टर पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के सियासी क़यादत से उन्होंने बातचीत की, जिसमें वो जमातें भी शामिल हैं जो इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रही हैं, और पैगाम बड़ा था कि अगर पाकिस्तान के अंदर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, अगर आप CPEC 2.0 चाहते हैं, तो उसमें हमारा सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो सिक्योरिटी का है, और उसके बड़े वाज़ेह शवाहिद हैं। चाइना ने कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं बताई कि कैसे आप इन चीज़ों पर एड्रेस करें। अब जाहिर है कि पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर है कि वो उसको कैसे इस चीज़ को मतलब मुझे जो समझ आई है ना, आप ये कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन का ट्रिगर जो है वो चाइनीज़ डिमांड्स है, राइट? ये एक है सिर्फ। मैं अगर मुझे आप बात मुकम्मल करने दें, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो फिर हम किसी और मौजू पे बात कर लेते हैं। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, आई वांटेड अ क्लैरिफिकेशन ओनली। और दूसरा ये है कि एक हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो पिछले 2 दहाइयों में, खासतौर पर जनरल मुशर्रफ के बाद से, वो एक खास एक लाएमल फ्रेमवर्क के अंदर काम करने के आदी हो गए हैं, और हर आर्मी चीफ की एक लेगेसी रही है। इवन के रद्दुल वसात जब लॉन्च किया था बाजवा साहब ने, उसकी कतई ज़रूरत नहीं थी। वो एक ऐसा ऑपरेशन था जिसे कहा गया कि जी हम शहरी इलाकों को क्लियर करेंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें जो है ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हुई, लोगों को तंग किया गया, तो जो उसके SOPs थे वो बहुत ही मेरा ख्याल है वेग थे। तो एक उसी कंटिन्यूटी के अंदर ये भी है कि अब शायद इस मिलिट्री लीडरशिप को भी एक ऑपरेशन चाहिए। तो एक तो ये इसका दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, और इसके ऊपर जो है काफ़ी अरसे से बात हो रही थी कि एक बड़ा मुंज़बित किस्म का ऑपरेशन करना चाहिए। तीसरा जो इसका कॉन्टेक्स्ट है कि पाकिस्तान की अभी की जितनी भी एफर्ट्स हैं अफगान तालिबान के साथ, जो चैनल्स शायद अभी भी कुछ अभी चल रहे हैं चैनल्स, और वो प्रेशर डालने पे अफगान तालिबान के ऊपर तकरीबन नाकाम हो चुके हैं कि वो TTP के खिलाफ कोई कार्रवाई करें या उसके साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म करें। अब दोहा 3 जो राउंड हो रहा है उसके अंदर भी इसी तरह की बात होगी। तो इसमें जो मेरा जो कंसर्न है, और कि ये ऑपरेशन कोई पाकिस्तान के किसी इलाके में तो हो नहीं सकते, वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन अगर ये दबाव बढ़ता रहा तो कहीं पाकिस्तान जो है कोई इस किस्म की स्ट्रेटजी अडॉप्ट ना करे कि इसके अंदर जो है वो आपको क्रॉस बॉर्डर जाके कुछ भी ऑपरेशंस करने पड़े। अफगानिस्तान हो, अफगानिस्तान के ईरान के साथ हमारे जो बॉर्डर रिलेशनशिप है, बावजूद के CBMs भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई इतलात ऐसी अच्छी नहीं आ रही। तो इस कॉन्टेक्स्ट को मेरा ख्याल ब्रॉडर उसमें देखना चाहिए। जहाँ तक ये सियासी जमातें, ये वही सियासी जमातें हैं जो हर मिलिट्री ऑपरेशन के वक्त जो है वो शोर करती हैं, और पार्लियामेंट में कैमरा ब्रीफिंग के बाद बाहर आके फिर उसी तनख्वाह पे काम पे तैयार हो जाती हैं। हमने इनकी रेजिस्टेंस जो है वो इतनी नहीं देखी कि ऑपरेशन शुरू हो जाए उसके बाद भी रेजिस्ट कर रही हो उस ऑपरेशन को।
ठीक है, मतलब आपको ये लगता है कि ये प्लेइंग टू द गैलरी वाला मौक़िफ़ है सियासी जमातों का। एहसान, एक लंबी लिस्ट है मेरे सामने। ऑपरेशन रद्दुल फसाद हमने किया, ज़रब अज़ब किया, ज़रब कलीम किया, बराह रास्त अगर दीगर ऑपरेशंस की भी बात की जाए तो 2002-03 के बाद से इस नौइयत के ऑपरेशंस जो हैं वो जारी हैं। इस मरतबा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात की कि IDPs नहीं बनेंगे क्योंकि वो स्केल नहीं है इस ऑपरेशन का। आपको लगता है इसके बावजूद खदशा है IDPs का? हाँ, IDPs का खदशा है। जिस तरह शुरू में मैंने बात की कि ये चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं, वो ये कि अगर पाकिस्तानी यानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किसी इलाके में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाता है और उस पर कोई बड़े तर्ज का हमला हो, यानी काउंटर अटैक हो TTP की तरफ से या बाकी जो फैक्शन है पाकिस्तानी तालिबान, तो ये उसके यानी फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी रिएक्ट करेगी। और ये माजी में भी हुआ है। माजी में अगर आप जो ऑपरेशन मिजान था जो मुशर्रफ के दौर में 2002 में साउथ वजीरिस्तान वाना का जो इलाका है वहां पे लॉन्च किया गया, तो वो एक सिलेक्टेड और एक सराउंडेड इलाका था और कुछ घर थे वहां पे, अलकायदा की प्रेजेंस थी, कुछ पाकिस्तानी तालिबान उस वक्त यानी ये TTP नहीं बनी थी, नेक मोहम्मद लोकल कमांडर था, तो उनको इंसर्कल करने की कोशिश की गई जिसमें SSG वगैरह भी इस्तेमाल हुए थे। तो वो चीजें वहां पे फिर काउंटर अटैक हुआ जिसमें दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई और वो चीजें इतनी बड़ी कि अभी तक यानी उस इशू को, वो जो तालिबानाइजेशन का एक वेव चला सिर्फ उस महदूद तर्ज के ऑपरेशन से कि पाकिस्तानी हुकूमत को 12 ऑपरेशन करने पड़े कबायली इलाकों में और मलकन डिवीजन में, और जिसका नतीजा हमारे सामने है कि कितना उसका नुकसान हुआ अवामी सतह पे भी, सिक्योरिटी फोर्सेस का भी। और तो ये चीजें यानी कंट्रोल में नहीं रखी जा सकती। और दूसरा जो सबसे अहम फैक्टर है वो है अफगानिस्तान का, कि TTP के जो बेसिस आप कह लें या उनकी जो लीडरशिप है वो अफगानिस्तान में बेस्ट है। तो वहां से ये नो कि जो अफगान तालिबान के फुट सोल्जर्स हैं, क्योंकि वहां पे भी एंटी पाकिस्तान जो सेंटीमेंट्स है वो बहुत ज्यादा है। और माजी में भी हमने इस तरह के वो यानी एग्जाम्पल्स देखे हैं कि अफगान तालिबान के जो फुट सोल्जर्स थे या उनके जो खुदकुश बमबार थे उन्होंने आके पाकिस्तान में हमले किए हैं। तो ये नो कि वहां से भी एक फ्लो शुरू हो जाए। जिस तरह TTP को फिर माजी में सपोर्ट करने के लिए अलकायदा के लोग भी आ गए पूरी दुनिया से, और IMU जो सेंट्रल एशियन एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उनके लोग भी आ गए, और पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से, सिंध से, बलोचिस्तान से जो जिहादी एलिमेंट्स थे उन्होंने भी TTP में शमूलियत इख्तियार की। तो ये चीजें कंट्रोल में नहीं रखी जा सकती, ये एस्केलेशन की तरफ नेचुरली चीजें जाएंगी। और हमें खदशा लग रहा है इसको रेस कर चुके हैं ना। रिसेंटली मुनीर अकरम साहब ने UN में ये बात की है कि अफगान हुकूमत TTP की सपोर्ट को बंद करे। आपको लगता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान कोई डिस्कोर्स जनरेट कर सकता है इस बारे में, ताकि प्रेशराइज किया जाए उनको कि उनके हाइड आउट्स जो हैं वो उसको एलिमिनेट करे, जो आप खदशे का इजहार कर रहे हैं वो मटेरियलाइज ना हो यहाँ पर? उसमें एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कि पाकिस्तान का जो माजी का एक बैगेज है अफगान तालिबान को सपोर्ट करने वाला, कि वो जहां पे भी बात करता है तो यानी जो इंटरनेशनल फोरम्स हो या बाईलैटरल ट्राईलैटरल लेवल पे, तो उल्टा यानी उसी पाकिस्तान के वाले से बात की जाती है कि आप लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे और हम ही आपको बता रहे थे कि आप लोगों के लिए मसला बनेगा। तो एक तो ये कि उसमें टाइम लगेगा, जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है, और वो बहुत जरूरी है। डिप्लोमेसी साथ होनी चाहिए अगर कोई मिलिट्री ऑपरेशन भी पाकिस्तान लॉन्च करें। और ये दूसरा ये कि जो मिलिटेंट थ्रेट है वो काफी एक्सपेंड हो चुका है, वो सिर्फ अब TTP तक महदूद नहीं रहा, ये रीजनल थ्रेट बन चुका है। यहाँ पे कुछ और तंजीमें भी हैं, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जो इस खिते में बैठ के कभी रूस में वो हमला कर रही है, कभी ईरान में, तुर्की में, तो पूरे रीजन में और वेस्टर्न कंट्रीज में भी। यानी अमेरिकन जो सेंटकॉम के चीफ है, रिसेंटली उन्होंने इंटेलिजेंस कमेटी को ब्रीफिंग में बताया था कि ISKP जो है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बेस्ड एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कि ये अमेरिका मैनलैंड को भी थ्रेट कर रहा है। तो ये नो कि वो माजी में जो हमने चीजें देखी थी कि अलकायदा यहां से बैठ के 9/11 के अटैक्स करती है, फिर पूरी दुनिया आके यहां पे आ जाती है, तो इसको हर एंगल से, हर जो आपका नेशनल पावर का एलिमेंट है उसको इन्वॉल्व करके सिर्फ काइनेटिक्स के पीछे नहीं जाना चाहिए। माजी में भी हमने ये गलती की कि यूज ऑफ फोर्स को हमने वाहिद ऑप्शन रख के हमने ऑपरेशंस किए, जिसका नतीजा ये निकला कि 20 साल बाद भी वो TTP माजी की TTP से ज्यादा मजबूत शक्ल में वापस आई है। तो इसके साथ आपको लोकल सपोर्ट भी चाहिए, अवामी सपोर्ट बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हों लेकिन उनकी वहां पे फॉलोइंग है, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। माजी में भी यानी हमने देखा था कि JUIF जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते थे या PTI, तो वो उनकी मुखालफत करती थी, तो उसमें ये होता था कि लोकल लोगों को सपोर्ट इतनी नहीं मिलती थी। इस दफा तो माहौल बहुत ही यानी डिफरेंट किस्म का है, यानी ग्राउंड पे जो सपोर्ट है मेरी अपनी, मैं खुद ही वजीरिस्तान से उस इलाके से हूं, तो वहां पे वो वाली सपोर्ट बिल्कुल ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, बल्कि उल्टा
स्टेट पे डाउट किया जा रहा है कि जो स्टेट है वो कहीं यानी सपोर्ट कहीं से उनकी तरफ से मिल रही है या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो इस नैरेटिव को या इस सोच को खत्म करने की इंतहाई जरूरत है। मतलब कंसेंसस के बगैर आप कह रहे हैं इसकी इफेक्टिवनेस नहीं होगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आमिर साहब, आपने पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो बात की, यही हुकूमत ने कहा कि अपेक्स कमेटी में आप अग्री करते हैं, मीडिया पे आके कुछ और कहते हैं। ANP ने जो गुफ्तगू की, मियाँ इफ्तिखार साहब ने भी ये बात की है कि पंजाब के अंदर भी 70 से ज़ायद तंजीमें हैं जिनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना चाहिए। कोई कराची में ये बात कर रहा है कि वहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए। तो पाकिस्तान के दीगर सूबों में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा जो रेडिकल एक्सट्रीमिज़म है उस पर भी कुछ करना पड़ेगा हमें। जाहिर है वो तो बहुत ज़रूरी है और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कि जो अज़्म इस्तेहकाम है, अभी इसका ऐलान हुआ, हमें नहीं पता इसकी नौइयत क्या होगी। मैंने एक खदशे का इजहार किया था कि शायद इसमें क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं और अगर हुई तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत तो हमेशा से ये रही है कि पंजाब है, अर्बन सिंध है, इन नंबर शंबर तंजीमों पे छोड़िए वो क्या है, कम है या ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक पूरा इंसदाद फतह पसंदी के ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि हमने कोई इसकी तैयारी नहीं की। बड़े पॉलिसी फ्रेमवर्क हैं, 11, 12, 13, बल्कि अब 13वां जो है नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट बनने जा रहा है, उसके अंदर वही सारी चीज़ें होंगी, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो ये बड़ा, लेकिन काउंटर एक्सट्रीमिज्म के लिए एक बड़ा लॉन्ग टर्म आपको चाहिए। उसमें एजुकेशन रिफॉर्म्स है, मदरसा सेक्टर जो है ये क्रिटिकल अंसर है। इसके अंदर जो बेकाबू किस्म के इमाम है, मसाजिद का इतना एक्सटेंसिव नेटवर्क है, एक पूरा सपोर्ट नेटवर्क, ये तो उसी तरीके की होगी। लास्ट मैंने संडे को लिखा भी कि रिफॉर्म्स, रिलीजियस रिफॉर्म चाहिए जैसे सऊदी अरब ने की है या इंडोनेशिया ने की है। तुनीसिया के एक अलग मॉडल है। अगर आप रियासत के अंदर जरूरत है तो काम तो असल में यहाँ से शुरू करना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जो दहशत गर्द है, हाँ वो IS के है, TTP है, कोई और है, उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये मिलिट्री रिस्पांस नहीं आएगा तो ये इसमें कनेक्शन है जो टेररिज्म का और एक्सट्रीमिज्म का, ये बहुत गहरा होता जाएगा और उसको ब्रेक करना फिर वक्त के साथ मुश्किल हो जाता है। तो दोनों फ्रंट के ऊपर करना चाहिए, उसकी कोई शवाहिद नजर आने चाहिए। मैं इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक हूँ कि अज़्म इस्तेहकाम क्या है, तो मैं तो उसके ऊपर उसी वक्त एक रिव्यू कर सकता हूँ या उसको क्रिटिक कर सकता हूँ कि जब उसके पूरे मेरे सामने कदोखाल हो तो तभी बात हो सकती है। फिलहाल तो सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं खदशात की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। और आमिर, शॉर्टली ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई डिप्लोमेसी की भी कोई अहमियत बाकी है, या आपको लगता है कि उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ भी उनकी हुकूमत की वो रिट नहीं है कि वो इन एलिमेंट्स को इसके खिलाफ ऑपरेशन कर सके, चाहे वो TTP हो या फिर दाइश की जो आप बात कर रहे हैं खुरासान की वो हो? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जितनी पाकिस्तान दबाव डाल रहा है, और चैनल अभी हैं, कभी ख़त्म नहीं हुए पाकिस्तान के और तालिबान के, मल्टीपल चैनल्स हिस्ट्री में भी रहे हैं, अभी भी हैं, और पाकिस्तान को डालते रहना चाहिए। मे भी तालिबान की बड़ी मजबूरियां अपनी बताते हैं, TTP के साथ ट्राइबल कनेक्शन, रिलीजियस, सारी चीज़ें आपके हमारे इनके अंदर हैं, उसको सारे पस मंज़र में रखते हुए जब पाकिस्तान डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाता है तो उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रेन आता है तालिबान की लीडरशिप के अंदर। हमें पता है वहाँ पे ताकत के कई मराकज़ हैं, कोई खुल के TTP की हिमायत कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा वाइस कर रहे हैं, तो उसमें प्रेशर आप जैसे लूज करेंगे वहां पे यूनिटी हो जाएगी और TTP एक बड़ा थ्रेट बन सकता है पाकिस्तान के लिए। फिर जो सूरत हाल 2020 से पहले अफगानिस्तान की थी, वो डिप्लोमेटिकली मैं बात कर रहा हूँ, तो वो फिर पाकिस्तान की। ठीक है एहसान, शॉर्टली आखिरी सवाल आपसे। नेशनल एक्शन प्लान हमने कंसेंसस से एक बनाया था APS पेशावर का अफसोसनाक तरीन वाक़या देखने के बाद, क्या लगता है कि अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती, जिसमें सेमिनारीज़ को रिफॉर्म करने की बात थी, करिकुलम में चेंजेस की बात थी, साथ साथ ये कि प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात थी, तो क्या आज स्टेज पर खड़े होते हम? एक तो यहाँ पे ये चीज के ऑपरेशन की बात, ऑपरेशन के यानी बगैर कोई चारा भी नहीं था, और ये चीज बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थी कि किसी वक्त भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेशन का ऐलान हो सकता है। हत्ता कि जो पाकिस्तानी तालिबान है या जो अफगान तालिबान है वो भी ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके लिए कंसेंसस का डेवलप होना वो बहुत जरूरी था। दूसरा, आपने जो नेशनल एक्शन प्लान की बात की,
तो इस हवाले से यानी इस चीज़ को भी ज़्यादा पोलिटिसाइज किया गया। यानी हुकूमत के खुद इत्तेहादी जो बड़ी पार्टियां हैं, खासकर जो सियासी मजहबी पार्टियां हैं, तो उनकी तरफ से हमेशा इस हवाले से रेजिस्टेंस आई है। और अभी भी जो हमने एलामिया पढ़ा या जो ऐलान सुना जो एपेक्स कमेटी का, तो उसमें एक्सट्रीमिज्म के हवाले से भी बात की कि इस हवाले से भी एक्शन लिया जाएगा। तो उसको भी डिफाइन करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव इशू है। यहाँ पे अगर आपने मदरसों पे हाथ डाला, मैं सिर्फ एक मिसाल दूं कि इस्लामाबाद में यहाँ पे लाल मस्जिद है, वहां से यानी अभी तक हुकूमत उस पर वो हाथ नहीं डाल सकती, क्योंकि उनका रिपरकशंस या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो माजी में भी हमने देखे हैं। और तो ये चीज़ें बहुत सेंसिटिव है। इस हवाले से भी यानी जो पॉलिटिकल पार्टियां और खासकर जो मजहबी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको एंगेज करने की ज़रूरत है। और ये यूनिलैटरली यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के इस मसले का हल नहीं निकाला जा सकता। और आखिरी बात के 18 अमेंडमेंट के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हवाले की गई है सूबों को। तो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला खुद कह रहा है कि मुझे बुलाया गया और मुझे ऑपरेशन का पता तक नहीं था, और अज़्म इस्तेकाम के आगे यानी ऑपरेशन का वर्ड तक नहीं लिखा गया था। ये तो इजलास में जाके मुझे पता चला। मतलब कंसेंसस है, बात का जो क्रक्स है वो ये है कि कंसेंसस जरूरी है और सूबों को भी एतमाद में लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान टीपू साहब, आमिर राना साहब मौजूद थे और उनका यही था कि इस ऑपरेशन की जब डिटेल सामने आएगी तभी इस पर कमेंट करना मुनासिब है, लेकिन फ़िलहाल कंसेंसस पॉलिटिकली डेवलप करना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है हुकूमत के लिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।